घमंडी शेरनी का हुआ घमंड चूर चूर। एक शेरनी बड़े ही महलों में रहती है, सोने के सिंहासन पर रहती है, बड़े ही शान शौकत से रहती है। लेकिन ये क्या हुआ, अब वह तो उसके बहुत बुरे हाल हो गए हैं। वह बहुत ही ज़्यादा गरीबों में रहने लगी। वह खाना भी चुरा चुरा के खाने लगी। ऐसा क्या हुआ उसके साथ, आइए जानते हैं। राजकुमारी शेरनी का जो पिताजी होते हैं वह उस जंगल के बहुत ही पावरफुल और धनवान राजा होते हैं। सारा जंगली जानवर अपने राजा को भी बहुत प्यार करता है, क्योंकि वह न केवल जंगल में राज करते बल्कि बाकी जंगली जानवरों की बड़ी रक्षा भी करते हैं। वहीं पे उनकी बेटी धन दौलत में बड़ी हुई बड़े ही बेकार और खराब ख्यालात की होती है। उसे लगता है हाँ, मैं तो इस जंगल की रानी हूँ, सारे जंगली जानवरों को मेरे सामने नतमस्तक होना चाहिए और मेरे भी किसी को भी मेरे आसपास भी नहीं आना चाहिए। और मैं हमेशा शान और शौकत में और बड़े ही पैसे में रहना पसंद करती हूँ। इस तरह से वह हमेशा ही दूसरों को अपने आप से बहुत छोटा समझती है और अपने पिताजी के धन से वह बड़ा ही गुरूर करती है। उसे बहुत घमंड होता है। एक बार वह रात को सो रही होती है अपने सोने के सिंहासन पे। तभी उसके वहाँ पे एक पुजारी आते हैं। वह पुजारी बोलते हैं, अरे बेटी सुनो, मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मैंने एक घटना होने वाली है। तुम बहुत शान और शौकत में रहती हो अपने पिताजी के, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताने आया हूँ। तो आगे आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है। आगे आने वाले समय में तुम बहुत गरीब हो जाओगी और तुम्हें लोगों से खाना चुरा चुरा के खाना पड़ेगा। यह होने वाला है बच्ची। तभी वह शेरनी बोलती है, अरे ये दुष्ट, तुमने ये क्या बोल रहे हो, मैं ऐसे गरीबों में रहूंगी? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। सिपाहियों, पकड़ लो इसको और जेल में बंद कर लो। मेरे बारे में ऐसा कहने वाला है, ये कैसा है, ये भगाओ इसको यहाँ से। उसके बाद उसके सिपाही उसे जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन शेरनी इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाती है। वो सोचती है, अरे ये क्या, मेरे को इस तरह की भविष्यवाणी की है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पिता तो इतने अमीर हैं, मैं हमेशा अमीर ही में ही जीऊँगी, कभी गरीब नहीं होंगी। मेरी शान और शौकत को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होगा। इस तरह से वह हमेशा सोचती रहती है। तभी उसके पिता को कुछ दिन बीतने के बाद ख्याल आता है, अरे मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, इसकी अब शादी करनी चाहिए। तब वह दूसरे जंगल से दो बड़े ही पावरफुल और धनवान दो शेरों को बुलाते हैं। एक शेर होता है लाल कलर का, तो एक होता है पीले कलर का। राजा अपनी बेटी को बुलाता है। वो बोलता है, अरे बेटी, ये दोनों शेर बहुत ही धनवान हैं और बहुत ही ताकतवर भी है। तुम इसमें से किसी भी एक को पकड़ लो और उससे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। इसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी इनके साथ बड़े खुशहाल तरह से मनाना। तब ये शेरनी बोलती है, अरे पिताजी, क्या बात कर दी आपने, इन दोनों के साथ मैं शादी करूंगी? इनकी औकात है मेरे से शादी करने की? देखो, एक तो कैसा है लाल कलर का और एक है ये पीले कलर का। ये दोनों मेरे पैरों की नाखून के बराबर भी नहीं है, मैं नहीं कर सकती इनसे शादी। चलो भागो यहाँ से। उसके इस तरह से बेइज्जत करके उन दोनों शेरों को वो वहाँ से भगा देती है। उसके बाद जो शेर राजा होते हैं अपनी बच्ची को लेके बहुत ही परेशान होते हैं। फिर वो सोचते हैं, अरे क्या करूँ, आखिर मेरी बेटी है, इसके लिए एक सबसे धनवान और पावरफुल का ही रास्ता लेके आता हूँ, शायद उसको ये हाँ कर दे। तब वह एक उस जंगल के पास में एक बहुत ही धनवान महल टाइप का एक के पास घर होता है और वह बहुत ही पावरफुल भी होता है और उसके पास बहुत ही धन दौलत होती है। वह राजा होता है राजा कालिया, वह काले कलर का होता है। तब शेर राजा उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है, अरे शेर राजा जी, आप बहुत धनवान हैं, आप बहुत शक्तिशाली भी हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ मेरी बिटिया से शादी कर लीजिए। और उसके बाद वो अपनी बेटी को बुलाता है और बोलता है, बेटी देखो, ये बहुत अमीर है, ये देखो यहाँ पे आए हैं, देखो कितने सारे हीरे जवाहरात लेके आए हैं, ये तुम इनके साथ रहोगी तो बहुत खुश रहोगी। उसके बाद जब शेरनी होती है उसे देखती है तो वो बोलती, अरे ये क्या, ये तो काला का लूटा है, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती। आईने में अपनी शक्ल देखिए, तुमको मेरे आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, तुम्हारी परछाई भी मेरे खूबसूरती को दाग लगा रही है, भाग जाओ यहाँ से, मेरे पास भी मत आना। अपने
बेटी के इस तरह के व्यवहार को देख के वो बड़ा ही दुखी हो जाता है और वो उस कालिए से माफ़ी मांगता है और उसको विदा करता है। उसके कुछ दिन बीत जाने के बाद वह शेर एक सफ़ेद कलर का बहुत ही सुंदर सा शेर को लेके आता है और अपनी बच्ची को बोलता है, अरे बेटी सुनो, देखो अब ये आखिरी रिश्ता बचा है, ये बहुत सुंदर भी है, इसके बाद कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो तुमको अब जिंदगी भर के लिए कुंवारा रहना पड़ेगा। मेरी बात मानो, इसे कर लो। ये बात सुन के उसकी बेटी को सोचती है, अरे अरे मैं ज़िंदगी भर ऐसे कुंवारी रहूँगी, नहीं नहीं, मुझे इससे शादी कर लेना चाहिए, ये दिखने में तो बहुत सुंदर है, बहुत धनवान भी होगा। फिर वह उस सफ़ेद कलर के बहुत ही सुंदर से शेर से शादी कर लेती है। उसके बाद जो शेर राजा होते हैं वह अपने उस सफ़ेद शेर और अपनी बेटी को विदा करता है। जैसे ही वह उस महल से बाहर निकलते हैं तब वो जो सफ़ेद शेर होता है वो शेरनी को बोलता है, अरे शेरनी सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं एक बहुत गरीब कुम्हार हूँ, मेरा काम बर्तन बनाने का है, अब तुमको भी मेरे साथ वहाँ पे चलना पड़ेगा, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है। जैसे ही वो बोलती है शेरनी का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। शेर बोलती है, अरे ये क्यों, तुम बहुत गरीब, ये क्या, मेरे साथ तो धोखा हुआ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वह सफ़ेद शेर बोलता है, तुम्हारे पिताजी को मेरे बारे में सब पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। तब शेरनी बोलती, नहीं नहीं, मैं अपना ऐशो आराम छोड़ के तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। उसके बाद वो वापस जाने लगती है। तब लेकिन उसके पिताजी उसके लिए दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वह देखती है कि अरे मेरे पिताजी ने मेरा दरवाज़ा बंद कर दिया, अब मैं क्या करूँ, मजबूरी मुझे इसके साथ ही जाना पड़ेगा। तब वह मजबूरी में उस सफ़ेद शेर के साथ चली जाती है। वह जैसे ही जा रही होती तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर सा महल नजर आता है। वह शेरनी बोलती, अरे ये बहुत सुंदर सा महल किसका है। तो वह सफ़ेद शेर बोलता है, अरे ये महल तो काले राजा का है, जो कालिया राजा का है, वह बहुत ही धनवान है। उसके बाद वो सोचती है, अरे ये तो वही राजा है जिसको मैंने मना किया था शादी के लिए, उसको इतना बेइज्जत भी किया था मैंने, हाय राम, मैं क्या करूँ। उसके बाद वो आगे जाती है। तब एक गुफा के पास बहुत सारे पहरेदारी कर रहे होते हैं। तब बोलती है, अरे ये क्या, ये किस चीज़ की पहरेदारी कर रहे हैं। तब वह सफ़ेद शेर बोलता है, अरे इस गुफा पूरा भरा पड़ा है, ये गुफा सोने चांदी और असरफियों से, इसके अंदर वो जो कालिया राजा है उसका सोना वोना रखा हुआ है, ये उसी को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। तब शेरनी सोचती है, हाय राम, मेरी फूटी किस्मत, मैं उस इतने धनवान और ताकतवर राजा को छोड़ के अब इस कुमार के साथ बन गई, मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। उसके बाद वो आगे जाते हैं। तब वह जब एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं तो वो बोलती है, ये झोपड़ी किसकी है। तब वह शेर बोलता है, ये झोपड़ी मेरी है, मैं ही कुमार हूँ, मेरा काम है बर्तन बनाने का और काम करने का, तुम्हें भी अब काम करना पड़ेगा, तभी जाके खाना मिलेगा, तुम भी काम करो, मैं भी काम करूँगा। उसके बाद वो एक जगह जाके मिट्टी लेके आता है और अपनी बीवी को बोलता है, चलो ये मिट्टी के बर्तन बनाओ और इसको जाके मार्केट में बेच के आना। उसके बाद वो जैसे तैसे करके मिट्टी के बर्तन बनाती है और वो मार्केट में जाती है बर्तन बनाने। और जैसे ही वहाँ पे बर्तन बेच रही होती है तभी एक सैनिक आता है और उसके बर्तन को तोड़ देता है और उसको बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़, रास्ते में क्या कर रही है, अभी हमारे कालिया राजा का आने का टाइम हुआ है, रास्ते से हट यहाँ से। और फिर वो उसको वहाँ से हटा देता है। उसके बाद 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो भूख के मारे तड़प रही होती है। तब वह देखती है कि एक दुकान पे मांस का टुकड़ा होता है, तो भाग के मांस के टुकड़े को चुरा के जंगल में भाग जाती है और वो मांस का टुकड़ा चोरी करके खाती रहती है। और फिर वह उसी जो पंडित था उसकी बात याद आती है। वो बोलती, अरे उस साधु महात्मा ने बोला था कि मेरा एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे चोरी करके खाना पड़ेगा, मजबूरी में रहना पड़ेगा। सच सही हुआ, अरे मैं शायद उसी के पास चलती हूँ, शायद वो कोई उपाय बता। तब वह शेरनी भागी भागी उसी साधु के पास जाती है जो पिंजरे में बंद होता है। तब वह उसे बोलती है, अरे साधु महात्मा जी, आपकी सारी बात सही हो गई, अब मैं बहुत गरीबी में जी रही हूँ। तब वह साधु महात्मा बोलता है, अरे हाँ, मैंने देखो तुम्हें आगाह किया था कि तुम्हारा आने वाला समय खराब है। तब शेरनी बोलती है, हाँ लेकिन अब मैं क्या करूँ, कोई तो रास्ता होगा। तब वह साधु बोलता है, अरे तुम मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं, तुमने मुझे जेल में बंद कर दिया, तुम्हारा बुरा समय तो आया है लेकिन वह टल जाएगा, वो बहुत जल्दी भी खत्म हो जाएगा, फिर से तुम धनवान बन जाओगी। तब वह शेरनी बोलती है, सच्ची ऐसा होगा,
हाँ हाँ ऐसा होगा। फिर शेरनी उसको उस पिंजरे से आज़ाद करके वापस अपने जो पति होता है, जो कुमार होता है, उसके पास चली जाती है और उसके साथ वो मेहनत करने लग जाती है। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो सफ़ेद शेर होता है वो बोलता है, अरे शेरनी सुनो, तुम्हारे लिए ये बर्तन बनाना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल वाला काम है। एक काम करता हूँ, मैंने जो पड़ोस का एक राजा है उसके यहाँ पे कुछ काम ढूंढा है, वह तुम्हें कुछ काम देगा, वहाँ पे काम करोगी तो वो बहुत सारा पैसा देगा। तब शेरनी बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद शेरनी उस महल में जाती है। वह महल उसी काली राजा का होता है। वह काली राजा को मिलती है तो वह काली राजा बोलता है, अरे ओ शेरनी, तुम यहाँ पे काम करने आई हो? तब वह शेरनी बोलती है, हाँ हाँ मुझे माफ़ करिएगा, मैंने आपका बहुत ही अनादर किया, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बस काम चाहिए, आप मुझे काम दीजिए, मैं काम करूँगी और मेहनत से कमाऊँगी और मेहनत से ही रहूँगी। तब कालिया शेर बोलता है, हाँ हाँ तुम्हें मेहनत ही करना चाहिए, तुम जैसी को यही सज़ा होनी चाहिए। तुम्हें अब एक काम करना पड़ेगा, मेरा ये जो पूरा महल है, इस पूरे महल को तुम्हें साफ सफाई करनी पड़ेगी। उसके चक्कर में मैं तुम्हें 100 रुपया दिया करूँगा हर डेली के डेली। तो ये काम तुम करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम रहेगा। तब शेरनी बोलती है, हाँ हाँ जो आज्ञा जी, मैं जो काम है वो मैं पूरा करूँगी और पूरी मेहनत से लगन से मैं काम करूँगी। उसके बाद जो कालिया शेर होता है उसे बोलता है, चलो मैं तुम्हें शुरू करने वाला कमरा बता देता हूँ। फिर वो उसे महल में ले जाके एक कमरे के अंदर ले जाता है। उसके अंदर कमरे में ले जाके वो उसे बोलता है, अरे ओ रानी सुनो, तुम्हें इसी कमरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। बात यह है कि जो तुमने जब मुझे बेइज्जत किया था तब तुम्हारे पिताजी मुझे बाहर मिलने आए थे। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी थी और रिक्वेस्ट करी थी। उन्होंने मुझे बोला था, अरे कालिए राजा जी सुनिए, मेरी बेटी को बहुत घमंड हो गया, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है उसका घमंड को ख़त्म करने की। ये मैं सफ़ेद शेर की खाल लेके आया हूँ, आप इसे पहन लीजिए और उसके बाद मेरी बेटी से आप विवाह कर लीजिएगा। लेकिन आपको बहुत गरीबी में रहना पड़ेगा, जब तक वो समझ नहीं आ जाए, उसे सही और गलत की पहचान नहीं हो जाए, तब तक आप उसको गरीबी में ही रखिएगा। तो जो कालिया शेर होता है वह सफ़ेद शेर की खाल पहन के पूरा का पूरा वैसा ही करता है। अब सफ़ेद जो कालिया होता है वो बोलता है कि वह जो सफ़ेद शेर है वो कोई और नहीं, मैं ही था। देखो ये रही वो खाल। तुमको कुछ दिन मैंने गरीबी में रखा, लेकिन अब तुम गरीबी में रहोगी नहीं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी किए का पश्चाताप हो चुका है। अब तुम मेरी रानी हो, तुम्हें इस महल में रहना होगा, तुम इस महल की रानी बन के रहोगी। तो वह शेरनी बोलती है, अरे सच्ची मैं अब इस महल की रानी हूँ, मुझे वो गरीबी में नहीं जाना पड़ेगा। आपने मुझे आंखें खोल दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा पति पाके के तो मैं धन्य हुई। आपसे मैं कभी घमंड नहीं करूँगी, लेकिन अब मैं एक काम करा करूँगी, मुझे अब लोगों की सेवा करनी है। जो गरीब हैं उन सब की मुझे सेवा करनी है। अब प्लीज़ मुझे इस काम के लिए आप अनुमति दीजिए। तब वह शेर बोलता है, हाँ हाँ रानी क्यों नहीं, तुम ज़रूर गरीब लोगों की मदद करो। आज से हम डेली जंगल में घूमेंगे और जो गरीब हमें मिलेगा उसकी हम मदद करेंगे। इस तरह से वह शेरनी और वह कालिया शेर खुशी खुशी जंगल में रहने लग जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का था अंत। चमत्कारी ईगल शेर। रामपुर नाम का एक जंगल होता है। उस जंगल के अंदर काफ़ी सारे जंगली जानवर बहुत ही डरे डरे हुए रहते हैं। कुछ दिनों से उनके अंदर इतना डर बैठ जाता है कि वह एकदम घबराए से फिरते हैं। सब लोग आपस में बात करते हैं, अरे बाप रे, हम पे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, हम क्या करें, हमारे तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। अरे क्या करें, ये तो बहुत ही डेंजर है, हम कैसे बचेंगे इससे। तभी वहाँ पे हिरन जो होता है, हिरन बोलता है, अरे देखो वो आ गया, भागो भागो, देखो आ गया। वो वैसे ही भागने लगते हैं। वो सब डर के किसी चीज़ से भाग रहे होते हैं। वह डर के किस चीज़ से भाग रहे होते हैं? वह होता है एक बहुत ही चमत्कारी और अजीब सा दिखने वाला ईगल और शेर का हाइब्रिड जानवर। उसको उड़ना भी आता है, वह उड़ के आ रहा होता है, वह उड़ता उड़ता उनके पीछे आता है। सारे जंगली जानवर उसे डर के भाग रहे होते हैं, लेकिन वह अपनी शक्ति और अपने उड़ने की वजह से जो
हिरन होता है उसको दबोच लेता है और उसको दबोच के वह ले जाता है। उसको ले जाने के बाद वह उसको मार देता है और उसको खा जाता है और उसको अच्छे से खा के उसकी हड्डियों को वह कहीं और ले जाता है और वह बड़ा ही विशालकाय जानवर होने की वजह से सब जानवर उससे डर रहे होते हैं। तभी जंगल में जो सबसे छोटा जानवर होता है खरगोश, वह हाथी से पूछता है, अरे हाथी राजा जी, ये इतना विचित्र जानवर कहाँ से आया? कौन है ये जानवर? कैसा है और इतना इतना डेंजर क्यों है? सबको वो खाता रहता है, मारता रहता है। तब वह हाथी बोलता है, अरे ये जो इतना डेंजर है ना, ये कोई नहीं, ये हमारा पुराना राजू शेर था। वो राजू शेर बहुत डरपोक और बहुत ही कमज़ोर किस्म का था। पता नहीं इसको इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से मिली। ये तो एकदम शक्तिशाली बन गया और जब से शक्तिशाली बना है तब से इसका आतंक तो दूसरे लेवल पे ही चला गया है। वह शक्तिशाली शेर कैसे बना, आइए जानते हैं इस स्टोरी को। 1 साल पहले ये जो राजू शेर होता है ये जंगल में घूम रहा होता है, बड़ा मारा मारा, बहुत ही कमज़ोर होता है। उसको जो जंगल के अंदर दूसरे ताकतवर शेर होते हैं वह भी उसको बोलते हैं, अरे तू हमारे आसपास नहीं भटका कर, तेरे आसपास भटकने से हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तू इतना कमज़ोर और डरपोक है ना, तेरी वजह से हमारा नाम खराब होता है, चला जाए यहाँ से। हर कोई उसको तिस्कारता ही रहता, यहाँ तक कि छोटे मोटे जानवर भी उसकी बड़े ही तिस्कारी करते हैं। यहाँ तक कि हिरन भी जब हिरन का शिकार करने जाता है तो हिरन उससे डर के भागता नहीं है बल्कि उसका सामना करता है। वो बोलता है, अरे ओ डरपोकी शेर, तू मेरे को पकड़ेगा, चल भाग यहाँ से, अभी सींग चुभाऊंगा ना तो डर के मर जाएगा, भाग यहाँ से। तो इस तरह से उसकी बेइज्जती हर जगह हर तरफ हो रही होती है। वो भी अपनी बेइज्जती से बड़ा ही परेशान होता है। एक दिन उसे बहुत भूख लगी होती है, इतनी भूख लगी होती है कि उसे कुछ भी मिल जाए, लेकिन वह देखता है कि उसके जो बिरादरी के शेर होते हैं वह एक बंदर का शिकार कर रहे होते हैं। वो बंदर भाग रहा होता है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसको खाने लग जाते हैं। वही राजू शेर सोचता है, अरे यार मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं अगर अपने इन बिरादरी लोगों के पास जाऊंगा, थोड़ा बोलूँगा तो शायद थोड़ा बहुत कुछ मुझे दे देंगे, मैं जाता हूँ इनके पास। वह ऐसे सोचता सोचता उनके पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है। वो बोलता है, अरे मेरे दोस्तों, क्या मुझे तुम थोड़ा सा बंदर का मांस दे दोगे? मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, प्लीज़ दे दो ना, मैं फिर बाद में अपना जुगाड़ कर लूँगा कहीं और। तब उसमें दूसरा शेर बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़, अपना खाना शेर खुद पकड़ के खाते हैं, तेरे जैसे शेरों का तो नाम ही बदनाम है हमारी बिरादरी का, तेरे को तो जिंदा भी नहीं रहना चाहिए, चल भाग यहाँ से, मर जा भूखा, हम तेरे को एक इसमें से थोड़ा भी नहीं देंगे। इस तरह से उसको वो जलील करके वहाँ से भगा देते हैं। वह इस चीज़ से बड़ा ही दुखी होता है, लेकिन क्या करता, वह कुछ नहीं करता, वो दूर बैठा बैठा वेट करता है। वह सोचता है, अरे ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ बचेगा वही मैं खा लूँगा। जब वो शेर वहाँ से चले जाते हैं तब वह उसके पास जाता है तो वह देखता है, अरे ये तो पूरा ही खा गए, केवल हड्डियाँ ही बची है। ओहो, क्या करूँ, चलो कोई नहीं, इन हड्डियों को ही चूस चूस के खा लेता हूँ, थोड़ा तो रस पेट में जाएगा तो कुछ पेट को ठीक लगेगा। उसके बाद वह उस हड्डी से बड़े ढांचे को उठा के ले जाता है। वो लेके जा रहा होता है चुप चुप के। वह सोचता है, अरे कोई मुझे देख ना ले, नहीं तो मेरी और खिल्ली उड़ेगी कि देखो मैं हड्डियाँ नोच के खा रहा हूँ। मुझे किसी गुफा में जाके चुपके से कहीं पे जाना पड़ेगा, तब मुझे बढ़िया मिलेगा। तब वह ढूंढता ढूंढता उसे एक गुफा दिख जाती है। वह उस गुफा के अंदर घुसता है और बोलता है, ये गुफा बढ़िया है, इस गुफा के अंदर मैं इस हड्डी को चूस चूस के खाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा, हा। जैसे ही वह हड्डी को उस कंकाल को नीचे रखता है तभी उस गुफा में एक आवाज़ आती है, अरे ओ शेर, तू मेरी गुफा में आया है, तेरा स्वागत है। तब वो शेर चौंक जाता है, बोलता है, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन है इधर? तभी उस गुफा के अंदर से एक राक्षस निकल के आता है। वो बोलता है, हा, अरे शेर, तू बहुत दिनों बाद कोई मेरी इस गुफा में आया है, मैं बहुत परेशान था, अब तू आया है तो मुझे तेरे से कुछ काम है और तूने बहुत सही चीज़ लेके आया है। मेरा शरीर अभी हल्का है, इसको हड्डियों की ज़रूरत है, तू मेरे लिए डेली एक
जानवर का हड्डी लेके आया कर, और याद रखना सारी हड्डियाँ जुड़ी हुई होनी चाहिए। उन सारी हड्डियों से मैं अपने अंदर शक्ति भर लूँगा। जैसे ये सारी हड्डियाँ 100 हड्डियाँ हो जाएगी, तब मैं इस यहाँ पे एक श्राप से आज़ाद हो जाऊँगा। मुझे एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था, तब से मैं बिना हड्डियों के हूँ। बिना हड्डियों के मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे हड्डियाँ मिल जाएगी तो मैं इस श्राप से आज़ाद हो जाऊँगा। तब वह शेर बोलता है, अरे मैं तुमको ये पूरी हड्डियाँ दे दूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा इस बदले में? मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। तब वह राक्षस बोलता है, अरे क्यों नहीं, मैं तुझे जादुई शक्तियाँ दूंगा, और मैं तेरे को जादुई शक्तियाँ अभी दूंगा। इन जादुई शक्तियों से तू कभी भी किसी का शिकार कभी भी कर सकता है। बोल, तुझे मंजूर है क्या? तब वो शेर बोलता है, अरे ये क्या, ये तो मेरे लिए एक तोहफे से भी कम नहीं है। मेरी ज़िंदगी जिस चीज़ से जूझ रही थी वही चीज़ मुझे देने वाला है। बोलते हैं, हाँ हाँ मुझे दे दो, मुझे सबसे शक्तिशाली बना दो। मुझे एक काम करो, तुम उड़ने वाला बनाओ, और मुझे चील जैसा उड़ने वाला बनाओ, फास्ट भागने वाला, और पावर बहुत बड़े सारे जानवर की दे दो। इस तरह की पावर दोगे तो मैं इस जंगल पे पूरे पे राज करूँगा, और आपको जब अपनी शक्तियाँ मिल जाएगी तब आप इस पूरी दुनिया पे राज करना। वह शेर और उस राक्षस के बीच में ये बड़ा ही अच्छा समझौता हो जाता है। दोनों ही बड़ा खुश होता है। लेकिन वो जो राक्षस होता है वो उसे ये बोलता ही कि देखो, जब तक ये सारी हड्डियाँ 100 नहीं हो जाती तब तक इनमें से कोई भी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। मेरे पास सारी हड्डियाँ तुम वैसी की वैसी लेके आना। अगर कोई भी हड्डियाँ टूटती है तो तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं वह सारी ख़त्म हो जाएगी, और मैं फिर से कैद हो जाऊँगा। याद रहे इस चीज़ को। तब शेर बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। उसके बाद वह राक्षस उसे जादुई शक्तियाँ देता है। उन जादुई शक्तियों से तो वह शेर एक आधा ईगल और एक आधा शेर बन जाता है। वो एक बड़ा सारा दैत्य टाइप का बन जाता है। उसकी शक्तियाँ तो बहुत असीम सी लगती है। उसके बाद वह उस गुफा से निकलता है और जानवरों पे राज करने लग जाता है। इस तरह से हम आज के दिन में वापस आते हैं। तब भालू उसको बोलता है, अब तब से हम बड़े ही फंसे पड़े हैं, क्या करें, परेशान हो गए हैं, हम क्या करें। तब वह बच्चा बोलता है, अरे कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना, किसी न किसी तरीके से तो उसको हम पकड़ सकते हैं। और वह उस गुफा के अंदर जाता है। क्यों ना वो जो हड्डियां हैं हम हड्डियों को तोड़ दे। तब वह हाथी बोलता है, अरे उस हड्डियों को तोड़ना बहुत मुश्किल है। वह उसकी नज़र पूरी पक्की वहाँ पे रहती है। यह शेर हमेशा इस चीज़ का पूरा ध्यान रहता है कि वो जल्दी से किसी जानवर को पकड़े और फटाक से वहाँ पे पहुँच जाए। इसलिए हम कोशिश भी किए थे उस गुफा में घुसने के, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए। तब वहाँ पे जो बंदर आता है वो एक सुझाव देता है। वो बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, इस आइडिया का यूज करेंगे तो हम ज़रूर इसका ध्यान भटका देंगे। तब आप भालू राजा को बोलिएगा, भालू राजा उस गुफा में घुस के सारी हड्डियों को तोड़ देंगे। तब बंदर बोलता है कि ये आइडिया है, मैं इम्प्लीमेंट करते हैं। तब सारे जंगली जानवर उसके आइडिया पे इम्प्लीमेंट करने लग जाता है। वह सब क्या करते हैं, जैसे ही वह ईगल वाला शेर आता है तभी सारे जंगली जानवर उसको बोलते हैं, अरे आ जाओ हमारे पीछे, दम है तो हमें पकड़ के दिखाओ। तब सारे जंगली जानवर एक तरफ भागने लग जाते हैं और वह बोलता है, अरे तुम लोग भागोगे, मेरे से रेस लगाओगे, चलो मैं तुमको पकड़ता हूँ। सारे जानवर भागते हैं और वह उसके पीछे भागता जाता है। इस तरह से वह उसको बहुत दूर ले जाते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के भालू जो होता है वह गुफा के अंदर घुसता है। गुफा के अंदर घुसने के बाद वह उन सारी हड्डियों को तोड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पे राक्षस प्रकट होता है, बोलता है, अरे ओ भालू, ये क्या कर रहा है तू इन हड्डियों को कैसे तोड़ रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई तोड़ने की। और फिर वह राक्षस उस भालू पर अटैक करता है, लेकिन वह भालू मानता नहीं है, वो हड्डियों को तोड़ हो जाता है। इस लड़ाई के अंदर वह राक्षस उस भालू को बहुत घायल कर देता है। वह भालू लेकिन घायल होने के बाद भी सारी हड्डियों को तोड़ता जाता है और सारी हड्डियों को तोड़ देता है। जैसे वो सारी हड्डियाँ तोड़ देता है वैसे राक्षस का जादू खत्म होता है और वह जैसे शेर हवा में उड़ रहा होता है वह धड़ाम से नीचे गिरता है और वह नॉर्मल शेर के रूप, राजू शेर के रूप में बदल जाता है। और जैसे ही नॉर्मल शेर के रूप में बदलता है वो सोचता है, अरे ये क्या हुआ, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ और मेरे अंदर इतनी कमजोरी कैसे आ गई, कहीं मेरी सारी हड्डियाँ कोई तोड़ तो नहीं दिया, अरे मैं तो बहुत दूर आ गया, ये कैसे हुआ, इन लोगों ने ज़रूर कुछ चाल चली है। तभी वहाँ पे बंदर बोलता है, हाँ
ये सब हमने चाल चली है, बहुत अत्याचार कर लिया तूने हम सब पे, मारो इसको। सारे जंगली जानवर मिलके उस पे टूट पड़ते हैं और उसको जान से मार देते हैं। और दूसरी तरफ गुफा के अंदर वह राक्षस भी अपनी सारी सारी हड्डियाँ टूटने की वजह से वो भी वापस से कैद हो जाता है। इस तरह से ये जंगल से इन दोनों का आतंक खत्म होता है। लेकिन जो भालू होता है वह बहुत घायल हो चुका होता है। सारे लोग वापस से उस भालू के पास पहुंचते हैं तो भालू को बोलते हैं, अरे भालू, तूने आखिरी सांस तक लड़ा, तेरे त्याग और बलिदान की वजह से आज जंगल फिर से सुरक्षित रहा। भालू मरते मरते यह बोलता गया कि मेरा बलिदान मेरे जंगल के लोगों के लिए काम आया, यही मेरा सौभाग्य है। मैं अब चलता हूँ मेरे दोस्तों। इसके बाद भालू का अंत हो जाता है और सारे जंगली जानवर उस भालू को बहुत धन्यवाद करते हैं और फिर जंगल में फिर से खुशहाली से रहने लग जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। हैप्पी